नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लगातार हम इतनी बार विपक्षी एकता के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि फिर वही डिबेट लाया हूं तो आप टीवी बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार बड़ी रोचक चीज हो रही है। जब पिछली बार पटना में विपक्षी दल मिले थे तो 17 दिल मिले थे या 17 हाथ मिले थे, क्योंकि मायावती नहीं आई और उन्होंने यही बोल करके ये बोला कि आप हाथ से हाथ मिला लेंगे, दिल से दिल मिला पाएंगे या नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, शरद पवार की पार्टी टूट गई। फिर यह कहा जाने लगा कि विपक्षी एकता इससे पहले कि कोई शेप लेती, उससे पहले ही बीजेपी ने वार कर दिया और विपक्षी एकता तोड़ दी गई। अब यह कैसे मजबूती से सामने आएंगे। लेकिन अब मंडे की मीटिंग से पहले जो बेंगलोर में होने वाली है, विपक्ष की तरफ से 17 नहीं 24 दल एक साथ आ रहे हैं। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या 24 में मुकाबला करेंगे विपक्ष के ये 24 और क्या सफल होंगे? आइए शुरू करते हैं मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जनता दल यूनाइटेड के, आपका बहुत बहुत स्वागत। नितिन त्यागी, आप हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ। संतोष कुमार, राइटर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शुरू करते हैं मुकाबला, जिसका फॉर्मेट एकदम सिंपल। आप लोगों को सबको 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। बात क्योंकि विपक्ष की हो रही है तो विपक्ष से सरदार आरपी सिंह हम शुरू करेंगे। आलोक शर्मा जी, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है आज विपक्ष जो है सबसे बड़ा देश के अंदर वो देश की जनता है। देश की जनता और बीजेपी के बीच में 2024 का मुकाबला होने जा रहा है। जहाँ तक बात देश की जनता को जोड़ने की है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और जो दल वास्तव में विपक्ष हैं वो साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और साथ आएंगे। आने वाली जो मीटिंग होगी उसके अंदर तमाम मुद्दे, किस तरह से चुनाव होगा, किस तरह से एक के सामने एक बीजेपी के लड़ेंगे, वो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन अभी भी उन लोगों के ऊपर संशय है जो वास्तव में 9 वर्षों तक बीजेपी के साथ रहे या बीजेपी के साथ उनकी तमाम पॉलिसीज को साथ देते रहे। फिर भी मुझे लगता है कि यूपीए बहुत मजबूत है, एनडीए बहुत कमजोर है। आज अगर हम तुलना करें तो यूपीए वर्सेस एनडीए होनी चाहिए कि एक तरफ मोदी जी के साथ जो 48 दल थे उनमें से कई दर्जन दल छोड़कर चले गए। आरपी सिंह साहब बताएंगे कौन कौन से बचे हैं। लेकिन एनडीए के बाद अगर यूपीए की करें हम तो यूपीए में तमाम वो घटक दल और नए आए हैं और देश की जनता आज बीजेपी को हराने के लिए तैयार खड़ी। ठीक है, केसी त्यागी जी। हमें लंबा समय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए में रहने का मौका मिला। उस समय जॉर्ज साहब इसके संयोजक थे और अटल जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वही असली एनडीए था। शिवसेना, अकाली दल, जनता दल और समता पार्टी, हम चारों ने मिलकर के आरपी सिंह जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको एनडीए से ही बाहर कर दिया। ये अकेले बचे, हम चारों संस्थापक एक साथ चले गए। और उस समय जो नेता थे, प्रकाश सिंह बादल, जॉर्ज फर्नांडिस, ममता बनर्जी, शरद यादव, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एक से एक बड़े दिग्गज नेता थे। और विपक्ष में भी सोनिया जी के नेतृत्व में राजीव गांधी तो कुछ समय कम रहे, भी एक बड़ा मजबूत विपक्ष था। अब हम लोग तो बाहर आ गए, लेकिन बोने बोने कद के नेता जो हम लोगों से छिटके वो एनडीए के हिस्से हो गए। वो 48 हों 24 हों तो 4 मुर्दे मिलकर के एक जिंदा आदमी तो बन नहीं जाते। वही स्थिति कमेबोश उन्हीं दलों की है जो हमसे अलग हुए हैं। और एनडीए भी वही अच्छा लगता था जब अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोग रहते थे। अब ये जो एनडीए नई जमाने का है, ये उतना वजनदार नहीं है। ठीक है। आप अभी जो है हमारे बड़े भाई साहब ने एक तंज कसा था 9 साल पुरानी पार्टी का, पर मैं ये नाम नहीं लिया लेकिन आप जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, राइट टू रिप्लाई। पहले तो ये बता दूं साफ साफ कि जब बात देश की हो और संविधान की हो, मुझे लगता है कि सभी को सही के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात आपसी मनमुटाव की और आपसी मतभेद की नहीं रह जाती। जब बात जनता की होती है, जब हम जनता की बात करने के लिए आए हैं, जनता के काम करने के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों के ऊपर राजनीति करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, उनको उनके हक दिलाने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो संविधान आना चाहिए। संविधान के कहीं पे भी ऐसा लगे कि जो है तोड़ा जा रहा हो, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा हो, देश को कमज़ोर किया जा रहा हो, या ऐसी हालात पैदा किए जा रहे हो कि देश
में बहुत ही बदहाली हो जाएगी, मिसमैनेजमेंट चल रहा हो, तो मुझे लगता है सारे के सारे दलों को साथ में आना चाहिए और इसके लिए जो भी प्रयास होगा और जो लोग सब साथ में रहेंगे संविधान को बचाने के लिए या देश के लिए, मुझे लगता है सबको साथ देना चाहिए। लेकिन अगर इसी में कहीं कोई ऐसी राजनीति करे कि वो अपने ही दल को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि बड़े भाई होके मैच्योर तरीके से और वो देखना चाहिए कि कहाँ मजबूती है, कहाँ कमजोरी है, उस हिसाब से अपने आप को विपक्षी एकता की एक फॉल्ट लाइन यहाँ पर देखने को define मिल रही करनी है, बहुत जिसमें जरूरी है। जिस पर आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की जो मीटिंग है उसका हिस्सा होने वाली है। सरदार आरपी सिंह, देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि एनडीए वो एनडीए नहीं रहा, पर वो क्या यूपीए बचा है कि अब तो मुझे पता लगा कुछ पीडीए हो गया है, कुछ आई डोंट नो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है या कुछ नाम है कुछ, पर वो पीडीए हो गया, यूपीए तो बचा नहीं अब। तो खैर विषय ये नहीं है यूपीए और पीडीए का विषय नहीं, बात यह है कि कल तक अजय रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था, भर भर कर गालियाँ निकाल रहे थे और मेरी जानकारी के लगभग 18 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बंगाल के अभी पंचायत चुनाव में। अब उसके बावजूद गले मिलना चाहते हैं, ममता बनर्जी से जरूर गले मिले। इसी प्रकार केरला के अंदर इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। ओपी सोनी पूर्व के उप मुख्यमंत्री थे इनके, पंजाब के कांग्रेस पार्टी के, उनको पंजाब की सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया, ईडी सीबीआई ने नहीं, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पंजाब के अरेस्ट किया। अब अगर ये हालत है और उसके बाद गले मिलना चाहते हैं, आपस में बातचीत करें, आपस में कहें कि हमारे समझौते हैं, बातचीत है, हम एक विपक्षी एकता के नाते इकट्ठे होंगे, परंतु इतना जरूर पूछ लेना चाहिए कि बीआरएस और वाईएसआर के साथ कांग्रेस पार्टी जाएगी। को मुझे जो कल परसों पढ़ने में कहीं मिला कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाकी सबसे बातचीत करेंगे। ठीक आपकी बात मैं समझ गया। आपस में जो समन्वय कैसे बनाएंगे, लेकिन वो अपना कुंभा बढ़ा रहे हैं। 17 से 24 भी हो गए। मैं वापस आऊंगा, शुरुआती वक्तव्य के लिए सबको 1 मिनट का समय था। राकेश कपूर जी और फिर संतोष जी। देखिए संकेत बाबू, बड़ा स्पष्ट है कि ये 2024 के चुनाव जो कोई साधारण चुनाव नहीं होने जा रहे हैं मेरी दृष्टि में। तो इनमें इस बात के भी कोई मायने नहीं रखते कि किस बीजेपी के साथ कितने दल हैं और कांग्रेस के साथ कितने दल हैं। सवाल यह है कि जो इन राष्ट्रीय चुनावों का विमर्श बनेगा उसके साथ कितने दल हैं। मेरी राय में ये जो चुनाव है, ये इस देश में अब वो स्थिति आ गई है कि जब गांधीवादी विचारधारा वर्सेस जो जिसको हम राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, उसके बीच ये सीधी लड़ाई होगी। और ये लड़ाई हमें ऐसी दिखाई पड़ेगी जिसमें पब्लिक डिस्कोर्स और नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें। जो हमने देखा है कर्नाटक में, उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी आर पार की लड़ाई होने वाली है। और ऐसे चुनाव, अभी तक का जो 75 वर्ष का स्वतंत्र भारत का इतिहास है, ये चुनाव विकट चुनाव होंगे। इसलिए इसमें ये मान लेना कि इसमें ये 24 आ गए तो ये जीत जाएगा, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता का गठजोड़, जनता का गठबंधन कहाँ होता है, और वहाँ जिस पार्टी की निगाह रहेगी उसी की विजय प्राप्त होगी। न सवाल बीजेपी का है न कांग्रेस का। ठीक, संतोष जी। संकेत जी, देखिए अभी चर्चा हुई और कुछ दृश्य भी देखने को मिला जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी। मेरा जो एक अनुभव है, मैं उसके आधार पर ये कहना चाहूँगा कि दल तो मिल रहे हैं, 24 दल मिलेंगे, क्या उनके दिल भी आपस में मिलने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है। अभी आपने 2 एग्जाम्पल तो आपने अभी देखे कि अभी दलों के दिल आपस में नहीं मिले हुए हैं। अगर मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी छवि क्या है, उनकी नीति क्या है, उनके कार्यक्रम क्या है, और सबसे बड़ी बात वो मुकाबला, आपके कार्यक्रम का नाम भी मुकाबला है, वो मुकाबला करना किससे चाह रहे हैं। मैं 3 चीज़ें कहूँगा। वो मुकाबला भाजपा से करना चाह रहे हैं, वो मुकाबला नरेंद्र मोदी से करना चाह रहे हैं, या मुकाबला आपस में ही करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इनको आपस में ये तय करना होगा। और देश में एक मुद्दे की बात होती है, किसी विषय की बात होती है। 1977 जैसा माहौल नहीं है जब विपक्षी एकता उस तरीके से हो गई थी। ऐसा कोई माहौल अभी वातावरण अगर ऐसा कुछ बना है तो जनता पूछेगी इस बारे में। जो अभी राकेश जी ने कहा कि अल्टीमेट जनता वहां बात करेगी, जनता चीजों को तय करेगी। तो सबसे जो पहली चीज है कि विपक्षी एकता का आधार क्या है, उसको देखना होगा। ठीक, बिल्कुल। सब लोगों का शुरुआती वक्तव्य हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद भाग 2 में इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं, फिर से बात आगे बढ़ाते हैं कि विपक्ष के 24 क्या 24 में मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी, आप में और नितिन त्यागी जी के बीच में बिना नाम लिए एक हल्की सी नोक झोंक हो गई। अब ये नोक झोंक जो है वो तुरंत संतोष जी ने उसकी वजह से दल और दिल वाली बात कर दी, जो मायावती भी कर रही हैं। तो आपको लगता है ये आलोक जी आपकी एक बड़ी चुनौती बन करके उभर रही है? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि विचार विमर्श होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, और संवाद हो रहा है। संवाद नीतीश जी जिस तरह से तमाम दलों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। पर वो ऑर्डिनेंस पर आपका साथ चाहते हैं, आप देने को राजी देखिए, बात ऑर्डिनेंस की जहां तक है, ऑर्डिनेंस केजरीवाल जी कहेंगे तब हम साथ देंगे या नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कब क्या फैसला लेना है कांग्रेस पार्टी तय करेगी। जब धारा 370 में बदलाव की बात आई थी तो केजरीवाल जी ने हमसे पूछा था। जब 3 काले कानून आए कृषि के तो केजरीवाल जी ने सबसे पहले अपनी विधानसभा में पास कराए, हमसे पूछा था। जब ईडी सीबीआई की बात आई सोनिया जी के लिए, तमाम विपक्षी दलों ने साइन किए, केजरीवाल जी ने हमसे पूछा था जब साइन नहीं किए थे। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने पूरी तरह से हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। आज भी हमारी धारणा यही है कि वो बीजेपी के पाले में। पूरा मीडिया, पूरे देश के विपक्ष को आम आदमी पार्टी ही समझता है, मुझे ऐसा लग रहा है। विपक्ष के दल में इतने तमाम बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो सही बात। तो मुझे लगता है हर मीडिया में, संकेत भाई आप काफी बुद्धिजीवी हैं, केजरीवाल जी विपक्ष नहीं हैं और तमाम दल हैं, और केजरीवाल जी को भी पहले भी बुलाया गया। और जहां तक मेरे सूत्र कह रहे हैं अभी भी इस बार भी बुलाने की बात है। इस बार चुनाव ईडी सीबीआई वर्सेस देश की जनता होगा, और बीजेपी के लिए जनता कह रही है कि कमल का फूल और हमारी भूल। जी नितिन त्यागी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको नहीं लगता है कि आपने अपनी उम्मीद बहुत ही छोटी कर ली है और उसको पूरी तरीके से इस चीज पर आपने कर दिया है निर्भर कि कांग्रेस ऑर्डिनेंस पे समर्थन दे तभी हम विपक्षी एकता में रहेंगे? नहीं, बात क्योंकि ऐसी विपक्षी नहीं है। एकता जाहिर सी बात है नहीं है। आपके इंडिविजुअल इश्यूज या आम आदमी पार्टी उसका एक अंग है। इंडिविजुअल इशू नहीं है। पहले तो सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि इंडिविजुअल इशू नहीं है। हाँ। जो हम लोग के साथ दिल्ली में करने की कोशिश की गई, बल्कि कर ही दिया गया है ऑर्डिनेंस लाके, सिमिलर इस तरीके की एनक्रोचमेंट जो है पावर के अंदर तमिलनाडु में भी की गई है। आप नहीं, आपकी अब आलोक जी से मेरा सवाल ये है कि जब आपका ये कहना है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, सुन कि मैं विपक्ष में नहीं रहूंगा अगर कांग्रेस ने, आप ये हम लोगों को ये समझना जरूरी है, हम सिर्फ बंदूक रख के विपक्षी एकता में तो नहीं आ रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आपको पहले ये समझना चाहिए हम लड़ किससे रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने छत्तीसगढ़, ये पौंडीचेरी के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी कुछ दिन पहले तक थी, जब तक हारे नहीं थे, तो वहां पे किरण बेदी जी को एलजी बना के भेजा था और वो उनकी पावर को एनक्रोच कर रहे थे। तो वो तब वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो रो रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या खड़े होकर उनका समर्थन दिया था कि नहीं दिया था? पूरे खुले में समर्थन दिया था उनका कि गलत हो रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब भी संविधान में जो भी पावर्स, जो भी शक्तियां स्टेट्स को मिली हैं, आप मानते हैं कि एक अविश्वास का वातावरण है? नहीं, अविश्वास का हमारे को चाहिए कि जब हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो भी, जैसा कहा ना कि दलों में एकता हो रही है, दिलों में हो रही नहीं हो रही है, तो वो दिलों को पास लाने के लिए जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो मिटाए जाने चाहिए। वो बात क्लियर होनी चाहिए, सबके स्टैंड क्लियर होने चाहिए। जी, अब आते हैं आंकड़ों पर। अभी संतोष जी ने ये बोला और यहां पर एक बात भी राकेश जी ने बोला कि ये 24 आ जाएं या इतने आ जाएं, वो नहीं, वो जनता क्या मन बनाएगी उसके हिसाब से होगा। मुझे याद है आपके तमाम बयान, केसी त्यागी जी, आप ही के बयान थे 1 अगेंस्ट 1, 1 सीट 1 कैंडिडेट। आपने वो जनता दल वाला फॉर्मूला के बारे में बात की 2024 में। आपको लगता है वो स्थिति आ गई है और अभी ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसमें आप वो हासिल कर सकते हैं? देखिए संकेत जी, मेरा लगभग 48 साल का अनुभव है एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। दल मिल जाते हैं तो भी शासक दल नहीं हारता है। इसका उदाहरण 1971 का है। इंदिरा जी बहुत सशक्त थी, बांग्लादेश हो चुका था। लोक दल, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी सब मिल गए थे, एका था इनका, लेकिन 300 से ज़्यादा सीट इंदिरा जी ले गई। 67 का ले लीजिए, हम सब बिखरे हुए थे। सपा वर्सेस जनसंघ वर्सेस लोकदल वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस स्वतंत्र पार्टी, और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई थी। जनता का एटीट्यूड क्या है, जिसका जिक्र अभी हमारे दोस्तों ने किया और राकेश जी ने भी किया, कि जनता वर्सेस रूलिंग पार्टी जब हो जाता है तो फिर एकता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और 24 हैं कि 4 हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है,
उसमें हमारा मानना है 1 अगेंस्ट 1, और हमारे दोनों मित्र की जो राय हो, 450 सीटों पर हम लगभग होमवर्क कर चुके हैं, जहां एक के मुकाबले में एक होगा। नंबर 2, तीसरे 400 सीटों पर 450 450 सीटों। नंबर 1, हाँ। जो लोग गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प की तलाश में हैं, उनको निराशा लगी है। हमने केजरीवाल जी को भी, हमने केसीआर को छोड़ करके ममता बनर्जी को भी, अखिलेश यादव जी को भी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठाने में कामयाबी हासिल की है। और आरपी सिंह जी, मैं उस दिन भी आपसे कहा था, हमने नवीन पटनायक को नहीं बुलाया, हमने बुलाया उन लोगों को जो हमारे इस विचार से कमिटेड है। हमने केसीआर को नहीं बुलाया, हम लोगों ने ISR को नहीं बुलाया, हम लोगों ने TDP को नहीं बुलाया, हम लोगों ने अकाली दल को नहीं बुलाया, और हम लोगों ने BSP को नहीं बुलाया। जो दल की इच्छा शक्ति वर्तमान शासक दल को से लड़ने में है, पराजय बाद की चीज, लड़ने में है, वो कम से कम हमारे साथ आए। अभी केसी त्यागी जी ने, सरदार आरपी सिंह, एक बात बोली। उन्होंने बोला कि वो 400 से 450 सीट पर मैपिंग हो गई है, जहां पर बीजेपी का 1 अगेंस्ट विपक्ष का 1 होने जा रहा है, और जब ये होगा तो ये जाहिर सी बात है एक बिल्कुल साफ साफ मुकाबला खड़ा करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी 350 पार की बातें की जाती हैं। देखिए त्यागी साहब वो तो 450 की बात कर रहे हैं। त्यागी साहब बड़े सीजनड और पुराने लोगों में से हैं। जिस दिन 450 की सूची बाहर करेंगे तब बात करेंगे। पहली बात, ठीक है, वो अपने घर पे बैठकर जो मर्जी ताना बाना बोल लें, जो चिंता कर लें। ये इस प्रकार का है जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है कि डाची का थुन, ऊँटनी रेगिस्तान में चलती है, उसका थुन लटकता है, पीछे पीछे लोमड़ी चलती है, ये सोचकर कि मांस का टुकड़ा अभी गिरेगा, परंतु वो मांस का टुकड़ा कभी गिरता नहीं। तो ये इसी प्रकार की सोच है। इनको 450 छोड़ 500 पे सारी सीटों पे अपना मामला कर ले। परंतु मैंने अभी बताया कि अधीर रंजन चौधरी अभी भी बैठे हैं। OP सोनी उप मुख्यमंत्री है, उसको अभी जेल में डाला है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने। तो ये कहने को ठीक है जो मर्जी करते रहे, परंतु अंतर खाते क्या। और दूसरी बात, एजेंडा क्या है, जो मूल बात है। अभी RJD के एक नेहलुद्दीन जी हैं, उन्होंने कहा कि हम हर मुसलमान बच्चे को अपने यहाँ बम बनाने के लिए छूट देंगे अपनी आत्मरक्षा में। ये उनका बयान है। किसी का एक का मुंह नहीं खोला, किसी ने एक अक्षर नहीं बोला कि बोल देते भाई ये गलत है, ये नहीं चल सकता देश के अंदर। परंतु ठीक है, चल रहा है, क्योंकि हमको मुसलमानों के वोट लेने, इसलिए चुप रहो, अगर बोल दिया तो बोल दिया। तो ये है स्थिति असल में सारी बात। और दूसरी बात, अपने भ्रष्टाचार के एक रिएक्शन ले मैं सकता हूं। अभी रिएक्शन जरूर ले लीजिएगा। RJD के लोग हो या त्यागी साहब दे देंगे रिएक्शन। और मैं कभी मिसकोट नहीं करता। ये जो मैं बता रहा हूँ, आप चाहोगे तो उसको टीवी आपको मिल जाएगा कहने के। दूसरी बात, एजेंडा क्या है कि आज मैं भी डेटा देख रहा था आपके यहाँ बैठे बैठे, 22 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची, ये पूछ करने कि किसी कोई मुसलमान है या हिंदू है। हर घर में पानी का नलका पहुंचाया जा रहा है। हर सिर पे छत देने की कवायद हो रही है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ से ऊपर किसानों की चिंता हो रही है। अभी क्योंकि कोरोना का अभी मामला खत्म हुआ है या चल रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके चलते हुए हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज की चिंता की जा रही है। तो एजेंडा क्या है, एक तरफ हम हर बच्चे को, मुसलमान बच्चे को बम बनाने की छूट देंगे, और एक ये कि हम किस प्रकार से कि हम आवाम की चिंता करें। और जितने बेनिफिट्स बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम बेनिफिशरीज 30% के लगभग मुसलमान है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। और एक एक का होगा तो एक एक का डेटा दे दूंगा। परंतु इशू ये है कि क्या हम जन कल्याण की बात करें या हम लोग सिर्फ जोड़ तोड़ की बात करें, फर्क कितना है। और अपने भ्रष्टाचार के ट्रैक कवर करने के लिए मैं एक साकी नोट लूंगा। भ्रष्टाचार के ट्रैक कवर करने के लिए आज तो त्यागी जी बैठे हैं यहाँ पर, बता दीजिए तेजस्वी यादव और लालू यादव के बारे में क्या कहना है इन लोगों का, कल तक क्या कहते थे, आज क्या कहना है, ये बता देना चाहिए। अभी ये सबके सब बोलेंगे कि आपके यहाँ आते हैं तो वॉशिंग मशीन, उसका उत्तर मैं दे दूंगा जब ये सेकंड हाफ अगली उस पार्ट में आएंगे। मतलब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी भ्रष्टाचार पे बात करे। अरे भाई, आप केवल अपने ही सांसदों की सुन लें। एक वो बहुत बड़े वकील हुए थे राम जेठमलानी साहब, उनके आकर के इंटरव्यू सुन लें। 15-15 लाख आएंगे और पता नहीं क्या क्या जुमले छोड़ के, और बाद में कहा तो सब जुमले थे। मेघालय में अभी कहा कि इस पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी, इनको सबको जेल में डाल देंगे। 15 दिन बाद उन्हीं के साथ सरकार चला ली। PDP हो चाहे कोई हो,
कि कहीं चले जाइए, मतलब भ्रष्टाचार, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में उतना बड़ा पदाधिकारी, इसीलिए सिंह साहब पीछे रह गए। खैर वापस आते हैं, एजेंडा मुद्दा अभी तो पूछेंगे साहब, ये विपक्ष का क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, लोन कैसे होगा, पीएम कैंडिडेट कौन होगा, कहाँ से क्या होगा। अरे भाई हम तो करेंगे ही, ये तो बता दीजिए मणिपुर में क्या हो रहा है। वो कहते हैं चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, और फिर अगले दिन वो सुबह 7 बजे शपथ, फिर शाम को 7 बजे शपथ। भाई कहीं तो कोई तो चीज छोड़ दो, कोई तो खाना छोड़ दो। संतोष जी देखिए, एक तो हो गया नैरेटिव, बीजेपी ने अपनी बात कह दी कि लाभार्थी, कांग्रेस ने अपनी बात कह दी कि 9 साल का लेखा जोखा, या विपक्ष की अगर पूरी समूची का अगर यही बात मान लें, अब सारी चीजें आकर के अटकती हैं कि किसका नैरेटिव, कौन जो अपनी बात कह रहा है वो जनता में ज्यादा क्लिक कर रही है या जिसका असर जनता में ज्यादा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है ये नैरेटिव इतना पावरफुल बन गया है, जैसे कि केसी त्यागी जी कह रहे थे कि फिर विपक्ष हो या ना हो वो बात वहीं चली जाएगी। देखिए, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैंने कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सपा, बसपा, बहुत सारी पार्टीज कवर की है। एक विडंबना मुझे हमेशा देखने को मिलती है, सत्ता में आज बीजेपी है तो अभी आलोक जी ने, बाकी लोगों ने कहा कि ईडी सीबीआई से मुकाबला होगा, लेकिन मुझे याद है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कहती थी ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस तरीके से आरोप लगते थे। तो सत्ता में जब जो होता है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है, ये एक ट्रेंड देखने को मिला है। रही बात की जो अभी त्यागी जी ने कहा कि भाई जनता मूड बनाएगी, उसके आधार पे नैरेटिव्स की बात जो है, मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में कहता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज होती है आप मिल जाओगे, आप सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, लेकिन आप क्या वहां जो ग्राउंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास वो स्ट्रक्चर है क्या आज के समय में जो बीजेपी कर पा रही है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि बीजेपी इस वक्त अगर सोच ले कि कल मुझे गांव लेवल तक एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है या मुझे कोई आयोजन करना है तो बीजेपी कर ले जाएगी, लेकिन आज कांग्रेस या अन्य पार्टियों में ऐसा स्ट्रक्चर मैं नहीं देखता हूं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, जेडीयू वहां पे शासन में है इतने लंबे समय से। मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो मुझे बीजेपी का स्ट्रक्चर आज भी दिख जाता है, लेकिन जेडीयू इतने लंबे समय से शासन में है, मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता। अगर मैं उस जो नैरेटिव पहुंचाने की बात आप कर रहे हैं, नैरेटिव पहुंचेगा कैसे, आप कैसे पहुंचाओगे नैरेटिव को? दूसरी बात है ना, बीजेपी के पास बिहार में लाल मिर्ची मारते हैं पुलिस पे, नैरेटिव चला जाता है। और कर्नाटक में क्या स्ट्रक्चर नहीं था इनके पास, बजरंग दल के पीछे पीछे घूम रहे थे, बजरंग बली को बजरंग दल बना के। ये जो मैंने देखा है, आलोक जी जो मैंने देखा मैं बता रहा हूं आपको। रही बात एक सेकंड, भ्रष्टाचार हुआ है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार हुआ है, अब आ रहा हूं मैं गठबंधन वाली बात पे, गठबंधन वाली बात पे। आरपी सिंह जी और आलोक जी एक एक करके। संकेत जी, गठबंधन की बात हो रही है। कांग्रेस में 2019 में भी एक बार जब सपा बसपा गठबंधन में चुनाव वहां लड़ी थी यूपी के अंदर, एक सुगबुगाहट थी कि पूरे देश में एक बार फिर गठबंधन होगा। उस समय मैं एक पत्रकार के तौर पे मैंने इनके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने यह कहा था कि महागठबंधन किस बात का, कोई महागठबंधन नहीं होगा। महागठबंधन नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और स्टेट स्पेसिफिक सिर्फ समझौते होंगे वहां पे। जैसे अगर ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का पंजाब में क्या मतलब है, वो वहां हमें सीटें दें फिर वहां हम समझौता करेंगे। अब अगर आप आज का नैरेटिव देखें, कांग्रेस क्या जो अभी 450 सीटों की उन्होंने बात की, पूरे 545 सीटों पर अगर चुनाव होता है, कांग्रेस क्या 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहेगी। संकेत बाबू, बड़ा स्पष्ट है, अभी बहुत जो सब तरफ से जो है वो आंकड़े दिए गए, ये वो आलोक जी ने भी कहा, सिंह साहब ने कहा, लेकिन त्यागी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चाहे जितने दल मिल जाएं, हमने देखा है 1971 में इंदिरा जी जीत गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। और उससे पहले थोड़ा जाना चाहूँगा, सन 67 में जब एसवीडी गवर्नमेंट्स बनी 9 स्टेट्स में, तो वो डॉक्टर लोहिया का था गैर कांग्रेसवाद। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस ही इस देश में सत्ता करने का पट्टा लिखवा करके नहीं आई है, हम में भी ताकत है, अगर हम सब मिल जाए तो हम इस देश को शासन दे सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर लोहिया ये सिद्ध करना चाहते थे। तो अब ये सिद्ध करने की किसी को जरूरत नहीं है। आप मुझे एक क्षेत्रीय दल बना दीजिए जो सत्ता में ना रहा हो, प्रमुख क्षेत्रीय दल, सारे क्षेत्रीय दल सत्ता में रहे हैं। फिर बात विमर्श पर आती है। विमर्श, अब ये कह रहे थे साहब संतोष जी
कि भाई ये तय करें कि नरेंद्र मोदी से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, ये तय दल करने वाले त्यागी जी कौन होते हैं, आलोक शर्मा कौन होते हैं? ये देश की जनता तय करेगी कि हमें किससे लड़ना है, हमें कौन है हमारे खिलाफ इस समय, कांग्रेस है, बीजेपी है या और दूसरी पार्टी है। अब ये देखना है ये विमर्श, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। हाँ। 9-1 महीने ही रह गए हैं जिसमें ये विमर्श होना है, और विपक्ष की मीटिंग लेट जरूर हो गई महाराष्ट्र की वजह से, लेकिन अब दोबारा हो रही है और 24 दल साथ में आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी में। जनता वर्सेस रूलिंग पार्टी जब हो जाता है तो फिर एकता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और 24 हैं कि 4 हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है उसमें हमारा मानना है 1 अगेंस्ट 1, और हमारे दोनों मित्र की जो राय हो 450 सीटों पर हम लगभग होमवर्क कर चुके हैं, जहां एक के मुकाबले में एक होगा। इनको 450 और 500 पे सारी सीटों पे अपना मामला कर ले। परंतु मैंने अभी बताया कि अजय रंजन चौधरी अभी भी बैठे हैं, ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री है, उसको अभी जेल में डाला है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने। तो ये कहने को ठीक है जो मर्जी करते रहे, परंतु अंदर खाते क्या, और दूसरी बात एजेंडा क्या है, जो मूल बात है।